सभी को नमस्कार। जॉइंट स्टॉक कंपनी का एक वीडियो हम पढ़ चुके हैं, जिसमें कंपनी के बारे में डेफिनेशन वगैरह दी गई है कि कंपनी होती क्या है और उसके फीचर्स क्या होते हैं। फिर हमने देखा कि कंपनी जो है, कंपनी से पहले पार्टनरशिप फर्म का कंसेप्ट होता था या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप का कंसेप्ट होता था। तो उसके बाद कंपनी शुरू हुई, तो कंपनी क्या होती है, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स क्या हैं वो हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि एक पार्टनरशिप फर्म और जॉइंट स्टॉक कंपनी में डिफरेंस क्या है, तो वो पूरे डिफरेंस हमने देखे। अब हम इससे आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि कंपनी के प्रकार क्या होते हैं। तो किसी भी चीज़ के प्रकार के लिए बेसिस होते हैं, उसके टाइप्स होते हैं, और टाइप्स के लिए बेसिस है जैसे इनकॉर्पोरेशन, लाइबिलिटी, नेशनलिटी, ओनरशिप, नंबर ऑफ मेंबर्स। तो इनकॉर्पोरेशन के बेस पे कंपनी होती है वो तीन तरह की होती है, इसमें से दो ही लिखे हैं तो आप तीसरा देख लेना। पहला है चार्टर्ड कंपनी। चार्टर्ड कंपनी जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो चार्टर्ड कंपनी थी क्योंकि वो अंग्रेज़ों के जो क्वीन थी, रानी थी, उसके द्वारा एक चार्टर जारी करके बनाई गई थी। तो किंग या क्वीन द्वारा चार्टर जारी करके चार्टर्ड कंपनी बनाई जाती है। फिर स्टेट्यूटरी कंपनी होती है। स्टेट्यूटरी कोई कानून एक्ट पारित करके बनाई जाती है, उसको हम स्टेट्यूटरी कंपनी कहते हैं, जैसे कि आरबीआई, एलआईसी वगैरह स्टेट्यूटरी कंपनी है। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरी, रजिस्टर्ड कंपनी होती है। रजिस्टर्ड कंपनी से तात्पर्य है कि कंपनीज के लिए जो स्पेशल एक्ट बनाया, कंपनीज एक्ट 1956, उसके तहत यदि कोई कंपनी रजिस्टर्ड है तो उसको रजिस्टर्ड कंपनी कहते हैं। तो इनकॉर्पोरेशन के बेस पे कंपनियां तीन प्रकार की होती हैं: चार्टर्ड कंपनी, स्टेट्यूटरी कंपनी और रजिस्टर्ड कंपनी। उसके बाद लाइबिलिटीज़ के बेस पे हम देखते हैं लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। तो लिमिटेड बाय शेयर से तात्पर्य है ऐसी कंपनी जिसमें शेयर के बेस पे लाइबिलिटी होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी से सीधा सीधा तात्पर्य है कि उसके अंदर जो शेयर होल्डर है, हिस्सेदार है, अंशधारक है, उसकी लाइबिलिटी उसके शेयर तक सीमित है। अगर उसने पूरा का पूरा शेयर का अमाउंट कंपनी को पेमेंट कर दिया है तो उसका जितना शेयर हिस्सा बन रहा है, जैसे 0.01% अगर किसी का शेयर हिस्सा कंपनी में है तो 0.01% तक उसकी लाइबिलिटी होगी, उससे आगे नहीं होगी। तो इसलिए इसको लिमिटेड बोला जाता है। और लिमिटेड बाय गारंटी से तात्पर्य है कि यदि किसी व्यक्ति ने कंपनी के शेयर खरीदते समय या किसी प्रमोटर ने कंपनी बनाते समय उसके अंदर अपनी तरफ से गारंटी दी है। गारंटी से तात्पर्य है कि जैसे अपनी कुछ अचल अचल संपत्ति गिरवी रखी हो तो उसको लिमिटेड बाय गारंटी कहते हैं। तो ऐसे में उस व्यक्ति की जो एसेट होगी वो भी गारंटी में आने की वजह से वहाँ तक उस व्यक्ति की जिम्मेदारी हो जाएगी, उसकी एसेट जा सकती है इसमें। और तीसरी अनलिमिटेड कंपनी होती है। अनलिमिटेड से तात्पर्य उसमें पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो होती है वो शेयर होल्डर की होती है। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक अकेला व्यक्ति ही पूरा काम करता है। सोल प्रोप्राइटरशिप वो होती है जिसमें एक अकेला व्यक्ति, जैसे एक शॉपकीपर होता है, पूरी जिम्मेदारी उसकी अकेले की होती है और उसके पूरे डिसीजन खुद के होते हैं। पूरा का पूरा बिजनेस वो अकेला ही संभालता है, दूसरे से उसका न तो उसको किसी से डायरेक्शन लेनी है और न ही किसी को ऑर्डर देना है, वो अकेला खुद ही सब करता धरता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में जैसे एक शॉपकीपर है, उसकी दुकान अगर भी उजड़ जाती है तो उसकी पूरी की पूरी जो है अनलिमिटेड एक तरह से लाइबिलिटी उस पर रहती है। ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्योंकि बिजनेस और सोल प्रोप्राइटरशिप में आप ध्यान रखेंगे, जैसे कंपनी में क्या होता है कि कंपनी में बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट लगता है अकाउंटेंसी में, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस और जो उसका मालिक है दोनों एक ही होते हैं, उनको अलग अलग नहीं माना जाता, उसमें बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट नहीं लगता। उसके बाद है नेशनलिटी। तो कंपनीज की नेशनलिटी की बेस पे डोमेस्टिक हो सकती है या फॉरेन कंपनी हो सकती है। उसके बाद कंपनी की ओनरशिप होती है। तो ओनरशिप के बेस पे कंपनीज दो तरह की हैं: होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी और फिर गवर्नमेंट कंपनी। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी में ये है कि होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी पर मालिकाना हक रखती है, और कोई भी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी की होल्डिंग कंपनी वो होती है जो उसके 50% से अधिक जो है वोट हैं उनको वोटिंग में 50% से अधिक वोटिंग अगर जिस कंपनी के पास हो वो होल्डिंग कंपनी होती है, वो मालिक कंपनी होती है। या फिर उसके जो सब्सिडरी कंपनी के
अगर कोई भी होल्डिंग कंपनी है वो सब्सिडरी कंपनी के डायरेक्टर्स वगैरह मेजर मेजर पोर्शन ऑफ डायरेक्टर्स यानी उसके 50 से अधिक जो डायरेक्टर वगैरह है उनका ट्रांसफ़र आदि कर सकती है। तो होल्डिंग कंपनी एक सब्सिडरी कंपनी जो है उसकी मालिक होती है। उसके बाद हम देखते हैं गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी वो होती है जिसकी पेड कैपिटल गवर्नमेंट के पास हो। मींस गवर्नमेंट के पास होने से तात्पर्य है कि चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट है, कोई सी गवर्नमेंट हो, दोनों की मिला करके 51% से कम पेड अप कैपिटल उनके पास ना हो। यानी गवर्नमेंट के पास जिस कंपनी की पेड अप कैपिटल 51% या उससे अधिक है तो वो गवर्नमेंट कंपनी होती है। अब उसके बाद है नंबर ऑफ मेंबर्स। सदस्यों की संख्या के आधार पर कंपनी दो प्रकार की है, पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उसमें मिनिमम मेंबर्स होते हैं 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं। जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम मेंबर्स 2 और मैक्सिमम होते हैं 50। तो 50 इज यहाँ पर जो 50 है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, वो 50 में एक्सक्लूडिंग है पास्ट और प्रेजेंट के जो एम्प्लॉय हैं उनको 50 में शामिल नहीं करते। तो पब्लिक लिमिटेड में 7 से लेकर के अनलिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड में 2 से 50 तक होते हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं, ये हमने देख लिए थे कि किस बेस पे कंपनी जो है बंटी होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या डिफरेंस। हालांकि हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्राइवेट बहुत सारा चीज़ें, नंबर्स ऑफ मेंबर्स तो आप याद कर लेना, पहले पढ़ चुके हैं अपन कि नंबर ऑफ मेंबर्स क्या होंगे। फिर नेम लास्ट, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसका नाम जो है ख़त्म होता है प्राइवेट लिमिटेड से, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी का नाम ख़त्म होता है सिर्फ लिमिटेड से। अब उसके बाद में क्या है, एक डॉक्यूमेंट होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ये फाइल करना ही पड़ता है, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसको या तो वो खुद अपना आर्टिकल फाइल कर सकती है या फिर जो कंपनीज एक्ट में टेबल ए होती है, कृपया टेबल ए याद रखें, कंपनीज एक्ट में टेबल ए होती है, उससे वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्योंकि वो बहुत बड़ी होती है तो कंपनीज एक्ट के टेबल ए को भी यूज़ कर सकती है एज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो होता है जो कंपनी के इंटरनल रूलिंग वगैरह जो होती है कि कितने जो शेयर कैसे बेचेंगे, कैसे खरीदे जाएंगे, शेयर की बेचने की क्या प्रक्रिया होगी, खरीदने की क्या होगी, डायरेक्टर्स आपस में कैसे डिसीजन करेंगे, वो इंटरनल जो रूल्स रेगुलेशन हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होते हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए फाइल करना बहुत कंपलसरी है, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए ये खुद का बनाना कंपलसरी नहीं है। वो कंपनीज एक्ट में जो टेबल ए में बहुत सारे वो दिए हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उनको भी यूज कर सकती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कुछ भी रोल नहीं है, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कलेक्ट हो जाना चाहिए। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्यों प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में लागू नहीं होता और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्यों लागू होता है, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होती है उसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन से तात्पर्य है कि जब हम कंपनी शेयर इशू करती है, पब्लिक को शेयर इशू करती है, तो उसमें एक डिसाइड करा जाता है पहले कि कितने परसेंटेज शेयर आ जाएं। जैसे 90% शेयर आ जाएं, 100 शेयर जारी करें तो 90% के लिए आवेदन आ जाएं, तो उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन माना जाता है अगर 90% डिसाइड कर रखा हो तो पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए कंपलसरी इस वजह से नहीं है क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक को शेयर जारी नहीं कर सकती है, वो प्राइवेट लिमिटेड ही होती है तो पब्लिक को शेयर जारी नहीं कर सकती। तो आप यहाँ से ही समझ लें कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन उसके लिए लागू ही नहीं है क्योंकि वो शेयर ही नहीं जारी कर सकती कंपनी के लिए, पब्लिक के लिए। जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी को के ऊपर ये लागू है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन जब तक नहीं आ जाता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी के पास तब तक वो शेयर जारी नहीं कर सकेगी। कहने का मतलब पहले आवेदन मांगे जाते हैं, आवेदन आ गए तो आवेदन का मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो जाए तो ही पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है शेयर जारी कर सकती है। उसके बाद हम देखते हैं कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अलॉटमेंट ऑफ शेयर क्या होता है, एन ए कंडीशन है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर का अलॉटमेंट जो है जो शुरू के जो लोग होते हैं उनमें ही आपस में होता है, बाद में पब्लिक को कोई शेयर का अलॉटमेंट नहीं होता। जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर उसको आ जाए, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में दो बेस पे होता है, एक तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाए
और दूसरा, अगर कंपनी जो है बाद में शेयर जारी कर रही है तो वो अपने सबसे पहले एग्जिस्टिंग मेंबर्स को प्रायोरिटी देगी, उनको ऑफर देगी शेयर का। अगर एग्जिस्टिंग मेंबर जो है वो शेयर नहीं लेना चाहते तो अन्य नए मेंबर्स को दिया जा सकता है। अदरवाइज पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जो एग्जिस्टिंग मेंबर है उनको ही सबसे पहले शेयर का आवंटन किया जाता है। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे क्या और डिफरेंस है। डायरेक्टर्स कितने रहेंगे, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर होंगे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 3 होंगे। अब ये देखिए आप कि मिनिमम इसमें 2 है, उसमें 3 है, क्योंकि ये प्राइवेट लिमिटेड है, वो छोटी कंपनी होती है, तो छोटी कंपनी में कम होंगे, सिंपल सी बात है, और उसमें ज़्यादा होंगे, उसमें 3 होंगे। अब इसमें क्या है कि डायरेक्टर जो है रोटेशन से रिटायर नहीं होते। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी है, तो वो एक निजी कंपनी होगी एक तरह से, तो वो लोग हमेशा डायरेक्टर रह सकते हैं, ठीक है। और एक व्यक्ति कितनी भी प्राइवेट कंपनियों का डायरेक्टर रह सकता है, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में रोटेशनल रिटायरमेंट होता है और एक व्यक्ति 15 से अधिक कंपनियों का डायरेक्टर नहीं रह सकता। तो आप ये ध्यान रखिए कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर्स के बीच में डिफरेंस है कि डायरेक्टर रोटेशन पे रिटायर होंगे या नहीं होंगे, मिनिमम डायरेक्टर कितने होंगे, 2 होंगे या 3 होंगे, और मैक्सिमम की कितनी सीमा है, अनलिमिटेड है या 15 है। तो स्टेटूटरी मीटिंग, स्टेटूटरी मीटिंग, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसके लिए स्टेटूटरी मीटिंग ज़रूरी है, 6 महीने में हो जाना चाहिए, क्योंकि जो बिजनेस शुरू हो जाता है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के विद इन 6 मंथ हो जानी चाहिए। क्यों हो जानी चाहिए? क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है वो पूरी जो है पब्लिक पर डिपेंड करती है, पब्लिक को शेयर जारी करती है, इसलिए इस मीटिंग से ही ये इसके विभिन्न निर्णय होते हैं वो प्रभावित होते हैं, मीटिंग से वोटिंग होती है, इसलिए स्टेटूटरी मीटिंग पब्लिक कंपनी के लिए ज़रूरी है, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए स्टेटूटरी मीटिंग की कंपलसरी नहीं है कि मीटिंग करी ही जाए। क्वालिफिकेशन शेयर क्या होते हैं? क्वालिफिकेशन शेयर होते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है डायरेक्टर बनने के लिए उसको कितने क्वालिफिकेशन शेयर चाहिए। उस कोई भी व्यक्ति डायरेक्टर तभी बन सकता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जब वो एक निश्चित संख्या में उसके पास शेयर हों। डायरेक्टर शुड एक्वायर क्वालिफाइंग शेयर। तो ये इस पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए लागू है कि उसका डायरेक्टर है वो एक निश्चित संख्या में क्वालिफिकेशन शेयर एक्वायर करे, उसके बाद ही वो डायरेक्टर बन सकता है, अदरवाइज नहीं। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी में शेयर के लिए उसको क्वालिफिकेशन, डायरेक्टर बनने के लिए क्वालिफिकेशन शेयर का कुछ प्रावधान नहीं है। कोरम, अब मीटिंग होती है तो कोरम होता है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसमें कोरम कितने का? 2 का, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कोरम 5 का होता है, ठीक है। कोरम का तात्पर्य गणपूर्ति, एक मीटिंग होने के लिए कितने लोगों की जरूरत हो, वो मिनिमम। तो मिनिमम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2 है और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में 5 है। उसके बाद मैनेजरियल रिम्यूनरेशन। अब मैनेजरियल रिम्यूनरेशन का तात्पर्य है कि मैनेजर को कितनी सैलरी वगैरह दी जाए, वो सब चीज़ें। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तो मैनेजर को कितनी भी सैलरी दी जा सकती है, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जो नेट प्रॉफिट है उसके 11% से अधिक उसको नहीं दिया जा सकता, एक मैनेजर को नहीं दिया जा सकता। ओके, तो 11% से ज़्यादा उनको नहीं दी जा सकती नेट प्रॉफिट के, कौन से में? पब्लिक लिमिटेड कंपनी, क्योंकि पब्लिक को भी तो प्रॉफिट देना है, उसको भी तो हिस्सा देना है। रिटर्न कंसेंट, यहाँ पर रिटर्न कंसेंट से तात्पर्य ये है कि जब डायरेक्टर बनाया जाता है किसी को, तो जब जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उनसे, उनके जो डायरेक्टर्स बनते हैं उनको, उनसे पहले रिटर्न में सहमति ली जाती है, कंसेंट लिया जाता है कि हाँ हम डायरेक्टर बनना चाहते हैं, हाँ मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, आई एम टू बी ए डायरेक्टर। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में रिटर्न कंसेंट लिया जाता है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में उसकी आवश्यकता नहीं है। तो ये आप ध्यान रखें कि रिटर्न कंसेंट की उनसे में ज़रूरत नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रिटर्न कंसेंट की ज़रूरत नहीं है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में रिटर्न कंसेंट की आवश्यकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि आगे क्या डिफरेंस आ रहे हैं। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो बिजनेस है वो कब आरंभ हो जाता है? अगर उनको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल गया, यानी कंपनी के निर्माण का सर्टिफिकेट मिल गया, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का बिजनेस आरंभ हो जाता है। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी का बिजनेस सिर्फ और सिर्फ इनकॉर्पोरेशन के सर्टिफिकेट से शुरू नहीं होता, यानी
पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उस पर जिम्मेदारियां ज़्यादा है, इसलिए रजिस्ट्रार जो है उनको जब कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट जारी कर देगा तो ही पब्लिक लिमिटेड कंपनी तभी बिजनेस शुरू कर सकती है जब उनको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए शुरू करना थोड़ा कठिन है। प्रोस्पेक्टस, अब आ गई बात प्रोस्पेक्टस की। तो प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस किसी भी कंपनी के बारे में जानने के लिए उसका प्रोस्पेक्टस होता है। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी यानी जो कंपनियां शेयर जारी कर सकती हैं पब्लिक को, उनको पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहते हैं। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो हैं वो प्रोस्पेक्टस जारी करती है ताकि लोग उस प्रोस्पेक्टस को पढ़ें, उस प्रोस्पेक्टस को समझें, और उस प्रोस्पेक्टस के बेस पे उस प्रोस्पेक्टस में सब कुछ लिखा रहता है कि कंपनी की कितनी आय है, कितना व्यय है, कितना रिजर्व है वगैरह, स्टेट्यूटरी ऑडिटर की रिपोर्ट वगैरह सब होती है उसमें। तो प्रोस्पेक्टस को देख करके जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में अवधारणा बनाई जाती है कि इसके शेयर खरीदें या नहीं खरीदें, यानी पब्लिक के लिए होता है वो प्रोस्पेक्टस। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी जारी कर सकती है, क्यों? क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही पब्लिक को शेयर इशू कर सकती है, तो प्रोस्पेक्टस भी वो ही जारी कर सकती है। सो पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन इशू प्रोस्पेक्टस एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए ये प्रोहिबिटेड है, वो जारी नहीं कर सकती क्योंकि उसको शेयर ही नहीं जारी करना पब्लिक को, तो प्रोस्पेक्टस क्यों जारी करेगी? ओके। देन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जो है ना फ्रीली ट्रांसफरेबल है। कहने का मतलब है पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है उसके अंदर शेयर है वो एक दूसरे को बेचे जा सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में नहीं बेचे जा सकते क्योंकि वो बहुत सारे सीमित लोग होते हैं, 5, 6, 10, 20 इतने ही लोग उसमें होते हैं कंपनी के अंदर। ठीक है, तो ये लिमिट, मेंबर्स की लिमिट पहले ही आ चुकी है, पहले हमने पढ़ी थी कितनी है वो आप ध्यान रख लेना। तो उसमें ट्रांसफ़र ऑफ शेयर होता नहीं है। ठीक है, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कितने अनलिमिटेड मेंबर हो सकते हैं, तो अनलिमिटेड तरीके से ही इनके शेयर का ट्रांसफ़र हो सकता है। सब्सिक्वेंट शेयर्स नॉट अप्लीकेबल, नो न्यू शेयर्स आर फर्स्ट ऑफर टू। सब्सिक्वेंट का तात्पर्य यही है कि जैसे पहले शेयर जारी कर दिए, कंपनी शुरू हो चुकी है, उसके बाद से दोबारा कंपनी या तीसरी बार जब भी कंपनी शेयर जारी कर रही है तो सबसे पहले कंपनी जो है अपने एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स हैं उनको देगी। कौन देगी? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो शेयर जारी करती नहीं है पब्लिक को, तो उसके लिए इसके लिए सब्सिक्वेंट शेयर्स का मामला ही नहीं बनता है। उसके बाद शेयर वारंट्स। तो शेयर वारंट से तात्पर्य है जब लोगों को शेयर जारी कर दिया तो शेयर का वारंट भी दे देती है कंपनी, तो वो होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। शेयर के वारंट में सब कुछ लिखा रहता है कि फलाना व्यक्ति के नाम, फलाना व्यक्ति के नाम से इतने शेयर हैं, इतने रुपए के हैं और इतनी तारीख को उसको दिए गए हैं। तो शेयर वारंट से सीधा सीधा क्लियर पता चल जाता है शेयर होल्डर कौन है और उसके पास कितने शेयर हैं। तो ये शेयर वारंट पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही जारी कर सकती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं जारी कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक को शेयर ही जारी नहीं कर सकती। तो आप सीधा सीधा ध्यान रखें कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब पब्लिक को शेयर जारी नहीं कर सकती तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी न तो पब्लिक को प्रोस्पेक्टस जारी कर सकती, न शेयर वारंट जारी कर सकती, और न ही उसके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ट्रांसफर शेयर ऑफ ट्रांसफ़र हो सकता है, और न ही उसमें। ये सब डिपेंड इस बात पे करता है कि कोई कंपनी अगर शेयर जारी कर सकती है तो वो और भी बहुत सारे काम शेयर से रिलेटेड कर सकती है, लेकिन कोई कंपनी अगर शेयर जारी नहीं कर सकती तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। एंड बिकॉज ऑफ दैट वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो वो बहुत सारे शेयर से रिलेटेड कार्य नहीं कर सकती है। तो आप इस बेसिक कंसेप्ट को ध्यान में रखें कि शेयर जारी कर सकती है या नहीं कर सकती। ठीक है, अब रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। अब प्राइवेट कंपनी है उसमें हमने ये भी देखा था कि डायरेक्टर का रोटेशनल जो है रिटायरमेंट नहीं होता, और तो फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या है, डायरेक्टर अपनी मर्जी से रहते हैं और उनके पास में पब्लिक का उसके ऊपर कोई रूलिंग लागू नहीं होती। तो इस पर नो एज लिमिट, इस पर कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो कितनी 80 साल का भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है और 100 साल का भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो एट द एज ऑफ 65, 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर। तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में डिफरेंस था। अब इसमें क्या होता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन हैं, लेकिन बहुत सारी फ़ायदे भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को है, प्रिविलेजेज हैं। क्या है
एक तो क्या है कि इजीली फॉर्मेशन हो जाता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, कैसे कि ज़्यादा मेंबर्स की आवश्यकता उसको नहीं होती। दूसरा, उसको जब बिजनेस शुरू करना होता है तो इनकॉर्पोरेशन से उनका बिजनेस शुरू हो जाता है, उनको कमिंसमेंट का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी को कमिंसमेंट का सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद में देखते हैं हम प्रोस्पेक्टस जारी नहीं करना पड़ता, तो एक तरह से तो ये इसके ऊपर प्रतिबंध है कि प्रोस्पेक्टस जारी नहीं कर सकती प्राइवेट कंपनी। दूसरा, उसके लिए ये एक सुलझी हुई चीज़ भी है कि उसके ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं है प्रोस्पेक्टस जारी करने की, किसके ऊपर, प्राइवेट कंपनी के ऊपर। उसके बाद हम देखते हैं नो नीड स्टेटूटरी मीटिंग्स, तो स्टेटूटरी मीटिंग्स की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद उसके पास मिनिमम 2 ही डायरेक्टर चाहिए उसको, जबकि उसमें 3 डायरेक्टरों की ज़रूरत होती है। और इसमें डायरेक्टर्स का रिटर्न कंसेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं है, किसी को भी डायरेक्टर बनाया जा सकता है और रिटर्न कंसेंट की ज़रूरत नहीं है। फिर नो नीड ऑफ क्वालिफिकेशन शेयर्स, तो डायरेक्टर बनने के लिए क्वालिफिकेशन शेयर्स की भी ज़रूरत इसमें नहीं है। तो इस प्रकार से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को फ़ायदे होते हैं। अब प्राइवेट प्रिविलेजेस टू इंडिपेंडेंट प्राइवेट कंपनी। अब देखिए, इंडिपेंडेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कौन सी होती है। इंडिपेंडेंट वो होती है, 2 तरह से होती है कंपनियां, एक तो जैसे एक होल्डिंग कंपनी है और उसकी सब्सिडरी कंपनी। अगर कोई कंपनी किसी भी कंपनी की, कोई प्राइवेट कंपनी किसी भी होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी कंपनी नहीं है, नॉट सब्सिडरी ऑफ एनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, यानी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो और उसकी अगर सब्सिडरी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, तो फिर तो वो उसके अंडर में आ गई। लेकिन अगर वो एक तरह से स्वतंत्र प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो फिर उसके पास बहुत सारे 3-4 प्रिविलेजेस और आ जाते हैं अगर वो स्वतंत्र है प्राइवेट कंपनी है। जैसे डायरेक्टर्स अपॉइंटेड ऑन सिंगल रिजोल्यूशन नीड नॉट मेंटेन एन इंडेक्स ऑफ इट्स मेंबर्स विद देयर नेम एंड एड्रेस। यानी अगर वो सब्सिडरी कंपनी होगी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी की अगर सब्सिडरी कंपनी है प्राइवेट कंपनी, तो उसके मेंबर्स वगैरह का जो है नाम, एड्रेस वगैरह सब कुछ रखना होगा, एक इंडेक्स रखना होगा, लिस्टिंग रखनी होगी। और यदि वो फ्री है कंपनी, इंडिपेंडेंट प्राइवेट कंपनी है, तो उसको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, नाम वगैरह एड्रेस वगैरह का इंडेक्स रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम आ गए हैं यहाँ प्रमोशन एंड फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, यानी एक कंपनी का प्रमोशन कैसे होता है एंड फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, इट इज़ द प्रमोटर हु गेट द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग ए कंपनी एंड अंडरटेक्स ऑल द प्रिलिमिनरी वर्क नेसेसरी फॉर इट्स फॉर्मेशन। तो पहला, सबसे पहले वही व्यक्ति होता है जिसके पास एक आइडिया आता है। कंपनी फॉर्मेशन का आइडिया किसको आता है, और फिर जो नेसेसरी वर्क भी करता है बंदा उस कंपनी को फॉर्म देने के लिए, तो उसको कहते हैं प्रमोटर। ठीक है, तो प्रमोशन की स्टेज होती है कि स्टेज ऑफ प्रमोशन से तात्पर्य है कहाँ से कहाँ तक वो चलता है। तो सबसे पहले कोई प्रमोटर होता है, उसको बिजनेस का आइडिया आता है, तो वो बिजनेस चूज करता है। ओके, तो चूजिंग द बिजनेस जो है पहली स्टेज है प्रमोशन की, और लास्ट है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आप ये दोनों पहली और लास्ट जरूर ध्यान रखें, चूजिंग द बिजनेस और रजिस्ट्रेशन। उसके बाद हम देखते हैं कि सभी कौन कौन सी हैं। चूजिंग द बिजनेस, चेकिंग फिजिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट, वायबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, सिलेक्टिंग पीपल टू वर्क, अमाउंट ऑफ कैपिटल, रजिस्ट्रेशन। तो ये सब हैं स्टेज ऑफ प्रमोशन। फिर ये इनकॉर्पोरेशन, कंपनी को इनकॉर्पोरेट कैसे करा जाए, क्या स्टेज है। पहला है अप्रूवल ऑफ प्रपोज्ड नेम, तो कंपनी का नाम है उसको अप्रूवल कराई जाती है। तो नाम होता है वो ऐसा वैसा नाम नहीं होता है, एक दूसरी कंपनी के साथ उसका नाम नहीं मिलना चाहिए। जैसे मैं ही खोल दूँ कर वो कंपनी की रिलायंस इंडस्ट्री नहीं, क्योंकि वो पहले से नाम है उसका, तो नाम अपन शुरू नहीं कर सकते। फिलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो नाम जो है कंपनी का जो नेम है उसकी अप्रूवल होती है, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स हैं वो फिल करने पड़ते हैं। देन इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब इनकॉर्पोरेशन की स्टेज है। प्रोस्पेक्टस क्यों इशू करते हैं, अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, लोगों को उसमें शेयर होल्डर बनाते हैं। फिर उसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर आ जाता है, देन एक स्टेट मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाता है, या फिर अगर प्रमोटर खुद पूरा पैसा दे रहा है, यानी जिसके पास बिजनेस का आइडिया है वो खुद ही पूरा पैसा लगा रहा है, उसने प्रोस्पेक्टस वगैरह जारी नहीं करा, तो प्रोस्पेक्टस की बजाय क्या कर सकते हैं, एक स्टेटमेंट लगा सकते हैं। क्या स्टेटमेंट, व्हेन द प्रमोटर रेज द एंटायर कैपिटल थ्रू प्राइवेट अरेंजमेंट, यानी जो प्रमोटर है वो खुद पूरा पैसा लगा रहा है, तो फिर उस कंपनी को
चाहे वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना रहे हो, तो उसके लिए उसको एक प्रोस्पेक्टस जारी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोगों को शेयर देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि खुद ही पैसा लगा रहे हैं, तो फिर भाई प्रोस्पेक्टस। लेकिन रजिस्ट्रार के पास जो है, अगर शेयर अलॉटमेंट करने के 3 दिन पहले, एटलीस्ट 3 डेज बिफोर अलॉटमेंट, तो उसका जो है जारी ये एक स्टेटमेंट जमा कराना पड़ेगा। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि अगर प्रोस्पेक्टस जारी नहीं कर रही है कंपनी, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना रहे हैं और प्रोस्पेक्टस जारी नहीं कर रहे, और ये ऐसा उस स्थिति में होता है कि जब डायरेक्टर सॉरी जो प्रमोटर हैं वो खुद सारा पैसा अरेंज कर रहे हो और पब्लिक से पैसे नहीं ले रहे, तो फिर शेयर जारी करें। शेयर किसको जारी करेंगे? फिर जो लोग मिलजुल के जो कंपनी बना रहे हैं ना, वो तो आपस में शेयर जारी करके उनका परसेंटेज फिक्स होएगा ना। 20 ही लोग बना रहे हो कंपनी, तो उनके तो आपस में शेयर हो गए फिक्स, तो इसलिए वो शेयर जारी करे जाएंगे। तो वो शेयर जारी करने से पहले अगर प्रोस्पेक्टस हमने फाइल नहीं करा, तो 3 दिन पहले, शेयर के अलॉटमेंट से 3 दिन पहले एक स्टेटमेंट जो है वो रजिस्ट्रार के पास जमा कराया जाएगा। तो ये आप ध्यान रखें कि अगर प्रोस्पेक्टस नहीं जारी कर रहे, तो एक स्टेटमेंट जो है वो जमा कराया जाएगा रजिस्ट्रार के पास एटलीस्ट 3 डेज बिफोर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। उसके बाद हम आते हैं आगे कि MOA एंड AOA में क्या डिफरेंस है। उसे पहले थोड़ा स्टेज से देख लेते हैं। शेयर अलॉटमेंट से पहले वो स्टेटमेंट जमा कराया जाएगा, और उसके बाद फाइलिंग ऑफ अदर डॉक्यूमेंट, ठीक है, अन्य डॉक्यूमेंट, और कमिंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो लास्ट स्टेज है कमिंसमेंट ऑफ बिजनेस। पहली स्टेज इनकॉर्पोरेशन की स्टेज है, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन में तो ये स्टेप्स थे, और उसके बाद आता है हमारा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस का कमेंसमेंट कैसे होगा? इसमें हमने लास्ट मतलब एक कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद फिर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस होता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में हमने पढ़ा कि पहले उसका इनकॉर्पोरेशन करना पड़ता है। तो पहले उसका नाम डिसाइड करेंगे, फिर डॉक्यूमेंट वगैरह फिल करेंगे, फिर उसका प्रोस्पेक्टस फिल करेंगे, फिर उसका शेयर्स वगैरह जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बाद शेयर अलॉट करेंगे, फिर उसके बाद और छोटे मोटे डॉक्यूमेंट है वो फिल करेंगे। उसके बाद ये इनकॉर्पोरेशन हो गया, ओके। देन उसका कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट लेंगे रजिस्ट्रार से, और फिर हमारी कंपनी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये दिया है कि हमें जो ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिल करने हैं कौन कौन से हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने 2 नंबर में स्टार लगाया ना, फिलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो ये डॉक्यूमेंट्स डिटेल में आगे आगे वाले पेज पे इन्होंने आगे वाले पेज पे बताए हैं 2 नंबर में। जैसे पहला है MOA AOA, ओरिजिनल लेटर ऑफ अप्रूवल, ए लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, रिटर्न कंसेंट, नोटिस ऑफ द एड्रेस, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन बाई एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और CA। तो MOA, फिर AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमो ऑफ एसोसिएशन। ये 2 डॉक्यूमेंट होते हैं, इनके बीच में डिफरेंस भी अपन पढ़ेंगे। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमो ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद ओरिजिनल लेटर ऑफ अप्रूवल। अप्रूवल से तात्पर्य है ओरिजिनल लेटर जो है, जो उसके नाम का, कंपनी के नाम का अप्रूवल है, और जो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का जो अप्रूवल लेटर है वो सब अप्रूवल लेटर। फिर लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जो लिस्ट है, उनका नेम एड्रेस, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी ना, तो उसके जो जितने भी डायरेक्टर हैं उनके नाम एड्रेस वगैरह सब उसके पास जमा होंगे रजिस्ट्रार के पास। रिटर्न कंसेंट, उनकी जितने भी लोग डायरेक्टर बने हैं उनको पब्लिक लिमिटेड कंपनी में रिटर्न कंसेंट देनी पड़ती है, तो वो होगी। फिर नोटिस ऑफ द एड्रेस वगैरह का नोटिस होगा कि कहाँ पे कंपनी का एड्रेस भी होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस जिस स्टेट में होगा वहाँ का एड्रेस होगा। एंड स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन होगा। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन किसका होगा? बाय एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और CA, यानी CA है या हाई कोर्ट का एडवोकेट है, उनकी तरफ से स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन इसके बारे में होगा कि बिजनेस कैसे करा जाएगा। अब उसके बाद हम देखते हैं MOA और AOA में क्या डिफरेंस है। एक मेमो ऑफ एसोसिएशन, एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। तो MOA को आप ध्यान में रखिए कि MOA है ना वो बड़ा है और AOA छोटा है। MOA ज़रूरी है, AOA खास चीज़ नहीं है। AOA तो इंटरनल रूल्स के लिए है, ठीक है। तो AOA जो किसके लिए है? इंटरनल रूल्स के लिए है। MOA जो है पब्लिक के लिए है, यानी पब्लिक किस हिसाब से देखेगी कंपनी को, एक कंपनी को MOA के बेस पे देखेगी, और उसके जो इंटरनल एम्प्लॉय वगैरह है वो AOA के हिसाब से उसके रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। तो MOA का सबसे पहले कंटेंट के बेस पे क्या डिफरेंस है MOA और AOA में।
MOA जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंपनी है, जबकि AOA है रेगुलेशन एंड रूल्स हैं इंटरनल, उसके एक्सटर्नल रूल्स नहीं है, वो इंटरनल है, यानी कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है वगैरह सब जो है डायरेक्टर वगैरह किस बेस पे काम करेंगे वो है AOA। रिलेशनशिप, MOA क्या है, कंपनी का चार्टर है आउटर वर्ल्ड के लिए। आउटर वर्ल्ड के लिए कंपनी के बारे में अगर पता करना है आउटर वर्ल्ड को तो वो MOA देखेगी, जबकि AOA बिटवीन द मेंबर्स के लिए है, मेंबर्स के बीच रिश्ता स्थापित करता है वो AOA है। और MOA कंपनी का कंपनी के बाहर जो दुनिया है उसके साथ कंपनी का रिश्ता स्थापित करता है वो MOA है। फिर अल्टरेशंस, रेस्ट्रिक्शंस फ्रॉम इट, यानी MOA से कंपनी हट नहीं सकती, MOA पे कंपनी को चलना होगा, और विशेष परिस्थितियों में सिर्फ कंपनी लॉ बोर्ड है वो ही कंपनी को उसको अनुमति दे सकती है इससे अल्टर होने का MOA से, जबकि AOA से कंपनी हट सकती है। AOA से कंपनी इतर कार्य भी कर सकती है, लेकिन किसके अधीन रहते हुए, जो MOA है और कंपनीज एक्ट है उसके अधीन रहते हुए, सॉरी। उसके बाद है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का मतलब है MOA है उसको रजिस्ट्रेशन के दौरान तैयार करना ज़रूरी है, मस्ट बी प्रिपेयर्ड एंड फिल्ड, यानी हम जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हों तो MOA का जो है वो तैयार करना ज़रूरी है। मेमो ऑफ एसोसिएशन जो है रजिस्ट्रेशन के वक्त हमें देना ही पड़ेगा, लेकिन AOA ज़रूरी नहीं है। कोई कंपनी जो है जो कंपनीज एक्ट में टेबल A है तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी उसको यूज़ कर सकती है। उसके बाद हम देखते हैं कि MOA में जो है वोलेशन, MOA का एवरी आउटसाइडर वोलेशन, MOA का वोलेशन कैसे हो सकता है या नहीं हो सकता है, या AOA का। तो MOA का वोलेशन जो है, यानी प्रत्येक जो बाहरी व्यक्ति अगर आएगा तो उससे ये उम्मीद करी जाती है जब वो कंपनी के अंदर आएगा यानी कंपनी का सदस्य बनना चाहेगा तो उससे ये अपेक्षा की जाती है, और ये मतलब सामान्य समझ की बात है कि उस व्यक्ति ने कंपनी का MOA देखा होगा और उसके बाद ही उसने कंपनी का मेंबर बनने या उसका शेयर खरीदने का निर्णय किया होगा। नेचर क्या है, तो MOA है वो सुप्रीम डॉक्यूमेंट है, मेन डॉक्यूमेंट वही है MOA, जबकि AOA है उसका सबऑर्डिनेट टू MOA है। ठीक है, अब ये है बेसिक डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन ए कंपनी। तो कंपनी के अंदर कौन कौन से बेसिक डॉक्यूमेंट यूज करे जाते हैं वो हम अभी पढ़ेंगे। मेमो ऑफ एसोसिएशन होता है एक, फिर उसके बाद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, फिर उसके बाद हम देखते हैं प्रोस्पेक्टस होता है, एंड देन उसके बाद प्रोस्पेक्टस के बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाए। तो 3 चीज़ें हैं, ठीक है। तो अभी हम 3 और देखने वाले हैं। पहले है MOA, ठीक है। तो MOA देख लेते हैं, मेमो ऑफ एसोसिएशन, फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और फिर प्रोस्पेक्टस। वैसे मैंने बहुत कुछ बता दिया आपको पहले, लेकिन आप इसको ध्यान से देख लीजिए। मेमो ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, सोच फंडामेंटल कंडीशन एक्टिविटीज ऑफ कंपनी फॉर विच कंपनीज परमिटेड। तो MOA पहले ही बात कर चुके हैं हम, दूसरे लोगों को बताने के लिए है कि कंपनी के फंडामेंटल कंडीशन क्या है, कंपनी की एक्टिविटीज़ क्या है। MOA में होता क्या है, नेम ऑफ द कंपनी, आइडेंटिटी सिंबल, कंपनी का नाम क्या है, ठीक है। जैसे कोई फ्लोर मिल है तो राधिका फ्लोर मिल उस कंपनी का नाम हो गया, आइडेंटिटी हो गई और सिंबल हो गया। फिर उसके बाद है नोट इन इमीडिएट अनदर कंपनी, यानी ये MOA है उसका नाम दूसरी कंपनी से मिलना नहीं चाहिए। अवॉइड अनडिजायरेबल नेम्स, बेफालतू के नाम नए हो कंपनी में, बुकड़ सिंह कंपनी या ठीक है जैसा भी कोई ऐसा नाम नहीं हो। लास्ट विद लिमिटेड फॉर पब्लिक कंपनी, पब्लिक लिमिटेड, यदि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उसका नाम लिमिटेड से ख़त्म होएगा, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसका नाम होगा वो प्राइवेट लिमिटेड से ख़त्म होगा, यानी उनके नाम में लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड दोनों आएंगे। तो ये MOA में दिया रहता है। फिर उसके बाद सिचुएशन, ओनली स्टेट जुरिस्डिक्शन रजिस्ट्रार एंड कोर्ट, तो इसके अंदर सिचुएशन भी दी रहती है किसमें, MOA में, कि कंपनी कहाँ पर है। यहाँ सिचुएशन से तात्पर्य है कि उसमें स्टेट दिया होगा कि कौन से स्टेट में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, और उसका जुरिस्डिक्शन यानी जो ऑफिस है उसका रजिस्ट्रार कौन सा लगेगा, यानी जैसे कि पंजाब में है कंपनी तो पंजाब का रजिस्ट्रार लगेगा, तमिलनाडु में है तो तमिलनाडु का रजिस्ट्रार लगेगा, और फिर उसकी कोर्ट कौन सी लगेगी। तो ये सिचुएशन कंपनी की उसमें क्लियर हो जानी चाहिए MOA में। MOA में कंपनी के ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल MOA का यही है कि उसके जो कंपनी के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या क्या है,
यानी कंपनी मैक्सिमम कहाँ तक काम कर सकती है, मैक्सिमम परमिटेड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी, तो वो उस ऑब्जेक्ट्स में होगी और एमओए में होगी। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान रखें कि कंपनी के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कहाँ पर होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ उसमें होते हैं, ऐसो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं होते। अगर आप ये कंसेप्ट ध्यान में रखेंगे कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है इंटरनल मामलों के लिए है, तो आप ज़रूर पकड़ पाएंगे। जैसे क्वेश्चन ऐसे आता है कि कंपनी को मैक्सिमम परमिटेड रेंज ऑफ एक्टिविटी है, तो वो कौन से डॉक्यूमेंट से पता चलेगी कंपनी की। तो हम इस बात को ध्यान में रखना कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है वो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए होता है, और एमओए होता है वो बाहरी दुनिया के लिए। तो इससे पता चलेगा ऑब्जेक्ट से। उसके बाद लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी इफ लिमिटेड बाय गारंटी कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच मेंबर विंडिंग अप। तो लाइबिलिटी से तात्पर्य है कि एमओए में दिया रहता है कि कंपनी कैसी लाइबिलिटी है। अगर यहाँ पर लाइबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी है, तो लाइबिलिटी 3 प्रकार की है, मैंने देखा 2 तरह की है। लिमिटेड बाई लिमिटेड लाइबिलिटी, एक तो शेयर से लिमिटेड है, एक गारंटी से लिमिटेड है। तो अगर गारंटी से अगर लिमिटेड है लाइबिलिटी, तो जब कंपनी की विंडिंग अप, अब आप ध्यान रखें, एक एक शब्द को समझने का प्रयास करें। विंडिंग अप से तात्पर्य है जब कंपनी बंद होती है, कंपनी ख़त्म होती है, उसको सब तरह से कानूनी प्रावधानों के अनुसार उसको विंड अप कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, एक तरह से बंद कर दिया जाता है। तो उसमें जब अंत में जो जिस भी व्यक्ति ने उसमें कंपनी में शेयर होल्डर है, तो उसका शेयर तक हिस्सा उसकी जिम्मेदारी रहेगी। अगर उसने किसी व्यक्ति ने कंपनी में गारंटी के माध्यम से कंपनी में जो गारंटी दी है, अगर कंपनी की, चाहे गवर्नमेंट ने दी है, किसी व्यक्ति ने दी है, या किसी अन्य उसमें कंपनी ने दी है, तो उसकी जिम्मेदारी कंपनी के विंडिंग अप तक रहेगी। यानी जब विंडिंग अप के समय लोगों को अगर उस कंपनी पर बहुत ज़्यादा उधार और देना पड़े, तो उस व्यक्ति की संपत्ति है वो भी उसमें जा सकती है अगर उसने गारंटी दी। उसके बाद कैपिटल, शेयर कैपिटल एंड इट्स डिवीजन इनटू शेयर्स ऑफ फिक्स्ड अमाउंट। तो कंपनी की कैपिटल कहाँ से पता चलेगी, उसके एमओए में, कंपनी के एमओए में उसकी शेयर कैपिटल दी रहेगी। ठीक है। उसके बाद हम आगे आते हैं। शेयर कैपिटल के बाद एसोसिएशन या सब्सक्रिप्शन। तो मिनिमम मेंबर्स कितने होंगे ये दिया रहेगा मेमो ऑफ एसोसिएशन में। तो मिनिमम मेंबर्स जो होते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए 2, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए मिनिमम 7, 2 और 7 का है। और जब मैक्सिमम की बात करी जाए, तो अभी इसमें एमओए में कोई ज़रूरी नहीं है। मस्ट बी साइन द मेमो एंड एग्री टू टेक शेयर्स एक्सप्रेस डिजायर टू मेक ए कंपनी। यानी जब कंपनी बनती है या तो शुरुआत करी जाती है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 2 लोग मिलकर शुरू कर सकते हैं। ठीक है। जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी 7 लोग मिलकर शुरू करेंगे, तो वो साइन करेंगे, उनको मेमो ऑफ एसोसिएशन पे साइन करेंगे, और शेयर लेने के लिए भी एग्री होंगे, और वो डिज़ायर भी एक्सप्रेस करेंगे कि वी वांट टू मेक ए कंपनी। तो इस प्रकार से जो कंपनी का एसोसिएशन बनेगा, तो मेमो ऑफ एसोसिएशन पे ये 2 लोग हों या 7 लोग हों, डिपेंड करता है कि प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तो वो लोग क्या होंगे कि जो मेमो ऑफ एसोसिएशन पे साइन करेंगे एंड एग्री टू टेक शेयर लेने के लिए एग्री होंगे, एंड एक्सप्रेस डिज़ायर टू मेक ए कंपनी, और एक कंपनी बनाने के लिए डिज़ायर भी एक्सप्रेस करेंगे। उसके बाद आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मैंने आपको पहले ही बताया कि ये इंटरनल मामलों के लिए कंपनी के आंतरिक जो है संबंध एम्प्लॉयज़ के बीच में होंगे, और शेयर होल्डर्स के बीच में होंगे, और डायरेक्टर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के बीच, एम्प्लॉयज़ के बीच, शेयर होल्डर्स, इन सब के बीच में कंपनी के अंदर शेयर कैसे जारी होंगे, कैसे शेयर बेचे जाएंगे, कैसे खरीदे जाएंगे, अलग अलग तरह के शेयरों के साथ कैसा बर्ताव किया जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन। दीज ये रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सारे किस में होंगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होंगे। एडॉप्शन एग्जीक्यूशन ऑफ प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट बी, क्लासेज ऑफ शेयर्स एंड राइट्स। उसके बाद हम देखते हैं कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, कॉल्स ऑन शेयर्स, एक्सटेंट ऑफ। देखिए, एडॉप्शन एग्जीक्यूशन ऑफ प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, यानी प्रारंभ में कॉन्ट्रैक्ट कैसे करना है उसको तरीका होगा, वो उसमें होगा। फिर शेयर्स एंड राइट्स, यानी राइट्स यानी एक शेयर होल्डर के क्या राइट हो सकते हैं ऐसा। तो उसके क्लासेज, यानी शेयर कितने वर्ग के हो सकते हैं, कितने क्लासेज हो सकती है शेयर की, कौन कौन से शेयर हो सकते हैं वो। फिर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, कॉल्स ऑन शेयर्स, अलॉटमेंट शेयर का अलॉटमेंट कैसे होगा, एंड कॉल्स ऑन शेयर्स। कॉल्स जानते हैं आप, कॉल से तात्पर्य होता है कि जैसे किसी व्यक्ति ने शेयर खरीदे कंपनी के, तो शुरुआत में उसने पैसा जमा कराया 20%, उसके बाद उसने 30% कराया।
अभी उसका रिमेनिंग 50% बाकी है शेयरों का, तो कंपनी उस व्यक्ति को याद कर सकती है, उसको कॉल कर सकती है कि आप जो है अपना बाकी पैसा जो है शेयर्स का जमा कराइए, ठीक है। तो उसको कहते हैं कॉल, यानी रिमेनिंग अमाउंट के लिए कॉल कर सकती है कंपनी, उसको कॉल ऑन शेयर कहते हैं। तो वो तरीका क्या रहेगा, एक्सटेंट ऑफ रेगुलेशन टेबल ए से क्या क्या लिया है उसके बारे में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिया जाएगा। प्रोसीजर ऑफ फॉरेफीचर्स ऑफ शेयर्स एंड री इशू। फॉरेफीचर से तात्पर्य है शेयर की जब्ती, यानी अगर किसी व्यक्ति ने शेयर खरीद तो लिया लेकिन उसने उस शेयर को खरीद के पूरा पैसा एक साथ जमा नहीं कराया, तो उसको कंपनी जो है फॉरेफीचर उसको जब्त कर सकती है, उस व्यक्ति से अपना शेयर वापस ले सकती है और उस शेयर को दोबारा से कंपनी जारी कर सकती है। शेयर सर्टिफाई करना, वारंट्स जारी करना, ये सब चीज़ें, शेयर कैसे जारी होगा कैसे नहीं होगा, ये सब चीज़ें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दी रहती है। उसके अलावा ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, शेयर का ट्रांसफ़र कैसे होगा, कन्वर्जन कैसे होगा शेयर का स्टॉक में, और शेयर का आपस में, शेयर का इक्विटी जैसे डिबेंचर में या इक्विटी डिबेंचर शेयर हो उसको इक्विटी में कैसे चेंज करेंगे, ये सब चीज़ें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होती है। पेमेंट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन, अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल। उसके बाद आता है डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगा, रिनोमिनेशन क्या रहेगी, बोरोविंग क्या रहेगा। उसके बाद रूल्स प्रोसीजर रिगार्डिंग कॉमन सील कैसे रखी जानी चाहिए, कैसे उसकी सुरक्षा करी जाएगी, जनरल मीटिंग कैसे होगी, बोर्ड मीटिंग कैसे होगी, वोटिंग राइट्स कैसे होंगे, ये इंटरनल मामले हैं, इंटरनल मामले चल रहे हैं। अदर प्रोसीजर कैसे होगा, पेमेंट ऑफ डिविडेंड का पेमेंट कैसे होगा जो शेयर होल्डर्स के बीच में, क्रिएशन ऑफ रिजर्व कैसे क्रिएट करें, इश्यू ऑफ रिडीमेबल शेयर का कैसे, रिडीमेबल शेयर का क्या मतलब है, रिडीमेबल शेयर वो होते हैं जिनको रिडीम करा जा सकता है, यानी कंपनी जारी करती है और कंपनी उनको फिर वापस खरीद सकती है, उसको रिडीमेबल शेयर कहते हैं, ठीक है। और डिविडेंड होता है लाभांश, यानी जो प्रॉफिट हुआ उसका बंटवारा उसके शेयर होल्डर्स में करना, उसको कहते हैं डिविडेंड। और विंडिंग अप होता है कंपनी को, विंडिंग अप बंद करने का प्रोसेस क्या रहेगा, तो ये सब किस में होता है, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। इफ़ ए लिमिटेड लाइबिलिटी बाय गारंटी नंबर ऑफ मेंबर्स विद विच कंपनी इज रजिस्टर्ड एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ड्यूरिंग विंडिंग अप। अगर लिमिटेड लाइबिलिटी है कंपनी की और गारंटी से लिमिटेड लाइबिलिटी करी गई है, तो जितने सदस्य कंपनी को शुरुआत करने के समय में, उसके रजिस्ट्रेशन के समय उसके मेंबर थे, उन सब की नंबर डाले जाने ज़रूरी हैं, और उनका जो एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी यानी उनकी विंडिंग अप के समय कहाँ तक, कितना एक्सटेंट तक उनकी लाइबिलिटी रहेगी, वो क्लियर हो जाना चाहिए। स्पेशल फॉर प्राइवेट कंपनीज के लिए क्या है, रेस्ट्रिक्शन दी राइट टू ट्रांसफ़र शेयर, ट्रांसफ़र नहीं कर सकती शेयर, ये पहले ही बात आ चुकी है, तो आप इसको देख लेना, क्योंकि ये शेयर जारी नहीं कर सकती, बस उसके बेस पे सारे रेस्ट्रिक्शन आ जाएंगे प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, 3 डॉक्यूमेंट पढ़ने थे हमने, MOA पढ़ लिया, AOA पढ़ लिया और इस प्रोस्पेक्टस पढ़ लिया। मैंने पहले बताया आपको, प्रोस्पेक्टस वो होता है जब कंपनी शेयर जारी करती है, तो जैसे हमने ब्रोश्योर बोलते हैं, अपन ब्रोकर बोलते हैं किसी कॉलेज इंस्टीट्यूट का, वैसे प्रोस्पेक्टस होता है। तो एक कंपनी जब अपना शेयर वगैरह जारी करती है तो पहले प्रोस्पेक्टस जारी करती है, उस प्रोस्पेक्टस में वो सब कुछ होता है जो एक शेयर खरीदने वाला व्यक्ति, एक ग्राहक होता है, वो उस कंपनी का हिस्सेदार बनना चाहता है, शेयर होल्डर बनना चाहता है, तो वो जो भी जानना चाहता है उसमें सब कुछ प्रोस्पेक्टस में होता है। तो ये एक विंडो होती है, विंडो थ्रू विच ए प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर कैन लुक इनटू द साउंडनेस ऑफ ए कंपनी वेंचर, ए डॉक्यूमेंट बाय कंपनी इनवाइटिंग पीपल टू बाई शेयर डिबेंचर्स, ठीक है। तो एक विंडो होती है जिसके माध्यम से वो देख सकता है कौन इन्वेस्टर। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो इसमें प्रोस्पेक्टस में क्या क्या होता है, कंटेंट होता है प्रोस्पेक्टस में, क्या ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी क्या काम करती है, ठीक है। उसके बाद कंपनी का नाम, एड्रेस होता है, डिस्क्रिप्शन होते हैं जो इसके MOA के अंदर जिन लोगों ने साइन किया है, मेमो ऑफ एसोसिएशन में जितने भी लोगों ने साइन किए उनके नेम, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, ऑक्यूपेशन वगैरह होंगे। एंड उसकी कंपनी के MD, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, सबके उसके नाम, एड्रेस वगैरह होंगे, ऑक्यूपेशन वगैरह भी उनके अलग से अगर कुछ है तो होगा, उनकी संपत्ति के भाई हो सकता है उसका विवरण हो। और काइंड्स, टोटल एंड राइट्स ऑफ शेयर, यानी कितने प्रकार के शेयर हैं, कौन से शेयर हैं और शेयरों के अंदर क्या राइट्स हैं, ये क्लियर होगा। जब कंपनी शेयर जारी कर रही है तो उसमें सब कुछ क्लियर होना चाहिए, शेयर रिडीमेबल है या नहीं है, डिबेंचर है या शेयर है या इक्विटी शेयर है, क्या है कैसे है, सब कुछ रूलिंग वगैरह भी होनी चाहिए। क्वालिफाइंग शेयर क्या है डायरेक्टर्स के, ये भी क्लियर होना चाहिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है, यानी 90% तक शेयर आने के बाद वो शेयर अलॉट करना शुरू करेंगे, ये भी क्लियर होना चाहिए। 90 होंगे या 100 होंगे, 95, जो भी
कंपनी डिसाइड करना चाहती है वो होना चाहिए उसमें। क्वालिफिकेशन शेयर मैंने पहले ही आपको बता दिया है, और मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी बता दिया है। अमाउंट पेबल इन एप्लीकेशन एंड आफ्टर अलॉटमेंट, यानी जब अप्लाई कर रहे हैं शेयर के लिए उस टाइम, अप्लाई करते ही थोड़ी अलॉट हो जाता है। पहले अप्लाई करेंगे, जैसे 20% अप्लाई करने के समय लेंगे, और जब कंपनी अलॉट कर रही है तब 80% देना होएगा। तो इस प्रकार से डिसीजन लिया जाता है कंपनी की तरफ से कि अलॉटमेंट की तरह टाइम कितना शेयर का पैसा अमाउंट लिया जाएगा, और एप्लीकेशन के समय कितना अमाउंट लिया जाएगा। टाइम पीरियड ऑफ फॉर सब्सक्रिप्शन का टाइम पीरियड भी डिसाइड करा जाएगा कि 3 महीने के अंदर आप अप्लाई कर दीजिए, उसके बाद हमें अलॉट करेंगे। एनी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो वो भी क्लियर हो जाने चाहिए कंपनी के। अगर कंपनी के प्रीमियम पे हैं शेयर या डिस्काउंट पे हैं शेयर तो वो भी क्लियर हो। प्रीमियम से तात्पर्य है कि शेयर के ऊपर लिखा तो 100 रुपये और शेयर बिक रहा है 150 रुपये का, तो उसको कहते हैं प्रीमियम पे, यानी फेस वैल्यू से अधिक पैसे पे अगर बिक रहा है तो उसको प्रीमियम पे कहते हैं शेयर। और डिस्काउंट पे, जैसे अगर फेस वैल्यू 100 रुपये शेयर बिक रहा है 55 रुपये का, तो इसका मतलब वो डिस्काउंट पे है। रिजर्व या सर्वर प्लस अगर कंपनी के कोई हैं तो वो भी क्लियर हों। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या रहेंगे वो भी क्लियर हो जाना चाहिए। नेम एड्रेस ऑफ ऑडिटर एंड देयर रिपोर्ट, और अंतिम होता है कि ऑडिटर जो है उसका नाम पता, ऑडिटर जैसे सीए हो सकता है तो उसका नाम पता, और उसकी जो रिपोर्ट है कंपनी के बारे में कि कंपनी घाटे में चल रही है फ़ायदे में चल रही है, कितना फ़ायदा कितना घाटा है 2-3 साल में जो भी है वो क्लियर उस प्रोस्पेक्टस में हो जाएगा, और उसको देख करके ही लोग शेयर और डिबेंचर्स खरीदेंगे। ये सिर्फ कंपनीज के बारे में हुआ है। शेयर एंड स्टॉक के शेयर डिबेंचर इक्विटी के बारे में जो है पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। 2 मिनट का वीडियो मैंने बनाया ज़रूर था, लेकिन उससे पूरा क्लियर नहीं होता। कॉल्स वगैरह क्या होती हैं वो पूरा डिटेल में दोबारा एक तीसरा वीडियो मैं बनाऊंगा। अभी कंपनीज के बारे में यहाँ पर इसमें क्लियर होता है। तो वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, 2 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। इससे संबंधित जो है पीडीएफ, ये पीडीएफ फाइल नहीं है, ये एमएस वर्ड की फ़ाइल है, आपको मिशन एसएस ग्रुप में फाइल्स में मिल जाएगी। और इससे पहले वाला वीडियो भी देखना न भूलें। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।